नमस्कार दोस्तों, स्किल टेक परिवार में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का यह वीडियो एपीटेट जो मेंस एग्ज़ाम होने वाला है वर्ग 3 का उसी से संबंधित है और साथ ही साथ इसमें यूपीटेट के जो बच्चे हैं वो भी जो सोशल साइंस सेगमेंट आपके आता है, चाहे 1 to 5 हो या फिर 6 to 8 हो, वो सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे जो है आप सभी लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो एमपीटेट वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, अभी तो 31 तारीख को डिसाइड हुआ था मेन एग्ज़ाम, बट कुछ कारण ऐसे हैं कि यह एग्ज़ाम 1 महीना आगे एक्सटेंड होने की संभावना पूरी है। अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, बट यह आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसलिए आप सभी को ध्यान रखना है कि इसमें 20 क्वेश्चन आपके सोशल साइंस सेगमेंट से आने वाले हैं, जिसमें आपका भूगोल, ईवीएस, अर्थशास्त्र, इतिहास और संविधान से प्रश्न रहेंगे। ईवीएस का सेक्शन ज्योग्राफी में इंक्लूड है, उसमें मतलब ऐसे अलग से नहीं लिखा है, बट पूछेगा अवश्य ही प्रश्न। तो आपको सब पढ़ना है, इसमें कोई कुछ भी छोड़ना नहीं है। हाँ, बस इतिहास में ध्यान रखना है कि मिडाइवल हिस्ट्री को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एंशिएंट और मॉडर्न को ही ज़्यादा हमें पढ़ना है। एमपीटेट जो मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सूचना है, और यूपीटेट वाले बच्चे एकदम निश्चिंत रहेंगे क्योंकि उनके लिए यह वीडियो तो हेल्पफुल है ही, साथ ही साथ इसमें प्रश्नों का लेवल भी अच्छा खासा है। तो इसलिए आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए और बातों को ध्यान से सुनिए। इसमें आप सभी लोगों को 1 to 5 में लगभग सोशल साइंस के जो सेगमेंट के प्रश्न आते हैं उसमें बहुत कुछ शामिल रहता है। 30 प्रश्न जैसे ईवीएस के आते हैं, लिखा रहता है पर्यावरण, लेकिन उसमें भूगोल के प्रश्न भी रहते हैं, इतिहास के प्रश्न रहते हैं, संविधान के भी प्रश्न रहते हैं 1-2। तो लगभग आपको 15 प्रश्न मिलेंगे, उसमें 1-2 आपको स्टैटिक के भी प्रश्न मिल जाएंगे, जो 30 क्वेश्चन आते हैं ईवीएस के यूपीटेट में। तो 15 प्रश्न आपको यहाँ से कवर होगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और हाँ, जो जूनियर के बच्चे वह इसमें तैयारी कर रहे हो सोशल साइंस के, वो लोग भी 60 प्रश्नों के लिए इस सेशन को अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि आप में तो कंप्लीट हम इसको करवा ही रहे हैं। तो इसलिए आप सभी लोग अच्छे से करिए। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एमपीटेट जो मेंस में आता है प्रश्न वही आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आता है सभी में। कभी यूपीटेट का एग्जाम जो हुआ है पेपर, उसके क्वेश्चन एमपीटेट में देखने को मिल जाते हैं, आप लोग एनालिसिस करके देख लीजिएगा। जो भी बुक आपके पास होगी पीवाईक्यू की, उसमें आपको चेक कर लेना है कि क्या मेरी बात सही है कि नहीं। और कभी-कभी जो एमपीटेट में आए हुए रहते हैं वो यूपीटेट में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हम इस चीज़ को कॉमन करके करवा रहे हैं। नहीं तो मैं ऐसा नहीं करवाता, क्योंकि मुझे पता है कि हर आयोग का अलग-अलग लेवल होता है। तो आइए, ज़्यादा ध्यान आप सभी लोग मेरी बातों पर रखिएगा जो अभी मैं बताया हूँ। और हाँ, एक और सूचना इसमें कि संपूर्ण एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जो सिलेबस है आपका, उसमें जो एमसीक्यू है उसका भी हम इसी चैनल पर आपको संपूर्ण समाधान करवाएंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। और साथ ही साथ जितने भी यूपीटेट या एमपीटेट के पीवाईक्यू चाहे वर्ग 2 में आए हों या 1 to 5 में आए हों या 6 to 8 में आए हों, इन सभी प्रश्नों को भी लेकर हम अच्छे से करवाते रहेंगे आपको। आप इसको रिवीजन के तौर पर या प्रैक्टिस के तौर पर, अगर प्रैक्टिस करना है तो आप पहले खुद से करिए। वीडियो को रोक लीजिए, प्रश्न को पढ़िए, अपने टिक कीजिए, कॉपी रखे रहिए, लिख लीजिए, उसके बाद फिर अपना क्या नाम है उसके मिला लीजिए जो मैं बताता हूँ। ये प्रैक्टिस के तौर पर हो गया। रिवीजन के तौर पर आपको सिर्फ सुनना है, ये आपका रिवाइज हो जाएगा। 25-30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन जो भी मैं करवाऊँगा, 30 प्लस हमेशा ही रहेंगे, उससे कम नहीं होगा, क्योंकि जो एवरेज बनता है 30, जिससे आप 30 प्रश्न कर लेंगे तो आपको टेट में भी काम देगा वो, और प्लस इसमें उसका व्याख्या सहित आपको 60 प्रश्न ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। आइए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। और यह एक नया सेशन है, जितने भी नए बच्चे हों वो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। आने वाले समय में बहुत कुछ आपको इसी चैनल पर उपलब्ध होगा। पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, 2019 में जापान द्वारा प्रारंभ किए गए विश्व के पहले ग्रीन हाउस गैस अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? तादामी, आकात्सुकी, इबुकी, हायाबुसा। अब देखिए 2009 का प्रश्न है। आपको प्रश्नों की बारीकियां कैसे सॉल्व करना है एमसीक्यू, ये मैं बीच-बीच में बताता रहूँगा, इसलिए आप सेशन को अच्छे से देखिएगा और सुनिएगा। जैसे इसमें 2009 दिया गया है,
जापान में प्रारंभ किए गए विश्व के पहले ग्रीन हाउस गैस अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? तो अवलोकन उपग्रह का नाम यहाँ पूछा जा रहा है, तो इसका नाम जो है इबुकी है। अब 2009 में तो आप जाके इस चीज़ को चेक नहीं कर सकते, या उतने टाइम कौन इसको ध्यान में रखा होगा, तो इसलिए आपको जैसे कभी स्टैटिक का पोर्शन पढ़ाया जाता है तो उसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड करके पढ़ा दी जाती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, गल्फ स्ट्रीम का नाम किसने रखा? गल्फ स्ट्रीम आप सभी लोग को पता होगा, जब ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, या एक धारा होती है स्ट्रीम, तो ये जलवायु विज्ञान चैप्टर जब या जलवायु कोई पढ़ाता है तो उस चीज़ में इस सब चीज़ों को जिक्र करता है। वैज्ञानिक का नाम पूछा गया है, अगर आपको पता है ठीक है, नहीं तो आप जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं उसमें आप एक ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाइए, ज़्यादा इसमें सोचने का कुछ नहीं रहता, सही होगा तो सही होगा, नहीं तो नहीं सही होगा, और क्या। बेंजामिन फ्रैंकलिन पहला ऑप्शन दिया गया है, जुआन पोंस डी लियोन दूसरा ऑप्शन दिया गया है, कोलंबस तीसरा ऑप्शन दिया गया है, थॉमस कुक चौथा ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन महोदय ने गल्फ स्ट्रीम नाम रखा था, जो गल्फ स्ट्रीम धारा है उसका नाम गल्फ स्ट्रीम बेंजामिन फ्रैंकलिन महोदय ने ही रखा था। आप लोग याद रखेंगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम साइंस में भी मिलता है, फिजिक्स में, जिसे भौतिक विज्ञान बोला जाता है हिंदी मीडियम में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे कोलंबस का नाम इसमें आ जाता है अमेरिका की खोज में, थॉमस कुक का नाम आ जाता है कुक जल संधि की खोज में, तो ऐसे ऐसे और भी बहुत सी चीज़ों को इन लोगों ने खोज किया है। पोंस डी लियोन्स नाम यहाँ दिया गया है, इनका मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, बट इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। गल्फ स्ट्रीम का नाम किसने रखा? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रखा। आप लोग इसको ऐसे एक दो बार रिवीजन कर लेंगे अपने दिमाग में, तो आपको चीज़ें सेट हो जाएंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान के निर्माण और प्रसार के लिए और इस तरह के परिवर्तन का प्रतिकार करने के लिए आवश्यक उपायों की नींव रखने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया? अब आप इसको पढ़ने से भागिए मत, क्योंकि इतना लंबा प्रश्न आपको पढ़ना ही पड़ेगा एग्जाम हॉल में अगर आ गए तो। अगर कोई अच्छे से पहले से इन सब चीज़ों को लेकर माइंड फ्रेम नहीं किया है तो फिर उस चीज़ों को गलत कर देते हैं लोग, सही से पढ़ते नहीं हैं, ऐसे ही एक ऑप्शन टिक करके चले आते हैं, फिर हजारों हजार या लाखों लाख बच्चों से पीछे हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा, पहले इसमें ऑप्शन देख लेते हैं फिर बताएंगे क्या इसमें सही जवाब बनेगा। IPCC पहला ऑप्शन दिया गया है, UNEP दूसरा ऑप्शन दिया गया है, UNDP यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया गया है, UNFCCC चौथा ऑप्शन दिया गया है। तो UN इसमें से तीनों नहीं है, क्योंकि IPCC यही इस प्रश्न का राइट जवाब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शासकों का उनकी राजधानियों के साथ मिलान करें। मौर्य एक तरफ लिखा गया है, एक तरफ पल्लव, चालुक्य, कुषाण। मथुरा दूसरी तरफ लिखा गया, पाटलिपुत्र लिखा गया, कांची दिया गया, बादामी दिया गया। अगर आप इसमें से एक भी पता होगा ना तो आप बड़े आराम से कर पाएंगे, ऐसा इसमें ऑप्शन सी सेट किए गए। तो देखिए यहाँ पर शासकों का नाम लिखा गया इधर, और इधर उनकी राजधानियाँ दी गई, ठीक ना। तो मौर्य साम्राज्य की सभी को पता होगा, मैक्सिमम को पता होगा जिसने भी थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी, इनका पाटलिपुत्र था। तो कुषाण कला मथुरा में डेवलप हुई थी। तो दो से ही आइए नीचे मैच कराते हैं, जैसे आपको दो ही पता हो, अगर कोई भी दो आपको पता हो, ऐसा नहीं कि जो मैं बताया हूँ वही। अब मुझे कुछ बताना था इसमें तो मैंने बता दिया। तो पहले का बी कहीं पे है? कहीं नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है आपको। और चौथे का सी, सॉरी चौथे का ए, सिर्फ दो जगह दिखाई दे रहा है। तो जैसे आपको अगर सिर्फ एक ही भी पता है, मौर्य की पाटलिपुत्र थी, मौर्य शासकों की, और काफ़ी महान शासन इन्होंने किया था पाटलिपुत्र से। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आप लोग व्याख्या के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो आपका फिर रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाएगा या फिर आप प्रैक्टिस भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि व्याख्या में क्या होता है, ज़्यादा जानने के चक्कर में जो ऑप क्वेश्चंस का टेंडेंसी होता है वह पता नहीं चल पाता है कि क्वेश्चन किस लेवल तक जाके पूछ रहा है या कितना घुमा सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो व्याख्या के चक्कर में आप मत पड़िए, आपको प्रश्न पढ़ना अच्छे से और ऑप्शंस को देखना है और टिक कर देना है। अगर आपको पता है, नहीं पता है तो उस चीज़ को आपको याद कर लेना है या उसको एक दो बार दिमाग में ऐसे सोच लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1564 में सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस भेदभावपूर्ण कर को समाप्त कर दिया था? अब भेदभावपूर्ण कर जैसे ही आपको दिखा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा, तुरंत आपके दिमाग में आ गया कि किस कर की बात किया जा रहा है, जिसमें खराज की बात किया जा रहा है, ज़कात की बात किया जा रहा है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से। इस प्रश्न का राइट जवाब है जजिया कर। तो जजिया कर जो था उसी को 1564 में समाप्त कर दिया गया। आप इस सन को भी याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है जजिया कर को किस वर्ष समाप्त किया गया था। तो सम्राट अकबर के माध्यम से समाप्त किया गया था। आपको देखिए एक प्रश्न, दो प्रश्न यहीं से मिल गए, जजिया कर तीसरा प्रश्न मिल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस स्थान पर एक लोलक की अवधि, सॉरी इस प्रश्न को आपको यहाँ पे नहीं करवाना था, इसको हम साइंस में करवाएंगे, बट यहाँ पर रख दिया गया है, तो कहिए तो करवा दें, नहीं तो फिर नेक्स्ट साइंस में लेकर करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट साइंस में ही लेकर करवा देंगे, यहाँ पर आप इसको मत पढ़िए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्ष में समाप्त कर दिया गया था? 1859 में, 1860 में, 1858 में, 1867 में। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा 1858 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1858 में समाप्त कर दिया गया, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसी के एक साल बाद महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया और उसमें क्या नाम है, चीज़ों को बहुत कुछ बदलाव किया गया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 3, 1858। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसने कहा कि लेकिन लंबे समय में यह भूलना सभी के हित में होगा कि इस देश में बहुमत या अल्पसंख्यक जैसी कोई चीज है और भारत में केवल एक समुदाय है? अब्दुल कलाम आजाद, के एम मुंशी, अयंगर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस कथन को कहने वाले जो थे व्यक्ति, उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा, किसने कहा है कि लेकिन लंबे समय में यह भूलना सभी के हित में होगा कि इस देश में बहुमत या अल्पसंख्यक जैसी कोई चीज है और भारत में केवल एक समुदाय है। भारत में केवल एक समुदाय है, एक समुदाय जैसे भारतीयता, सभी के समुदाय, भारतीयता, बस और कुछ भी नहीं। पहले इंडियन और लास्ट में भी इंडियन। तो इस चीज को काफी ज्यादा हम लोगों को प्रो करना चाहिए, क्योंकि इससे देश की मजबूती होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मजबूती के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत अच्छे से काम किया था, जैसे ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में एकीकरण के लिए किए थे ना, उसी प्रकार जूनागढ़ की रियासत जो थी वो गुजरात में है, उसको सैन्य कार्रवाई के माध्यम से मिलाया था। तो ऐसे ऐसे अच्छे काम किए थे। और हाँ, आरएसएस पे जो बैन लगाए थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। क्योंकि इन्होंने महात्मा गांधी की हत्या में षड्यंत्र में शामिल थे। ऐसा
जो गोली मारे थे, क्या नाम है, नाथूराम गोडसे, जो गोली मारा था, वही जो है नाथूराम गोडसे जो गोली मारा था महात्मा गांधी जी को, उसी के केस में इन पर बैन लगा था आरएसएस के ऊपर, क्योंकि बहुत से पुख्ता सबूत मिले थे भारत सरकार को। इसीलिए इन पर बैन लगा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, इसमें एक और चीज बताना चाहेंगे। पहली आजाद भारत में पहला किसी का सांस्थानिक हत्या षड्यंत्र करके मारा गया था, वो थे महात्मा गांधी जी। कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, इसमें तो जितनी भी सजा मिलती उतनी ही कम थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, 1837 में किसने ब्राह्मी लिपि में लिखित सम्राट अशोक के लिए प्रयोग की गई उपाधि देवनाम प्रियदर्शी का अर्थ है निकाला? इसका अर्थ निकालने वाले कौन थे? ब्राह्मी लिपि में लिखित सम्राट अशोक के, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। पहला ऑप्शन दिया गया है अलेक्जेंडर कनिंघम, दूसरा ऑप्शन दिया गया है जेम्स प्रिंसेप, तीसरा ऑप्शन दिया गया है बी ए स्मिथ, चौथा ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा जेम्स प्रिंसेप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? वर्ष 1946 में, वर्ष 1950 में, वर्ष 1949 में, वर्ष 1948 में। इस प्रश्न का राइट जवाब है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की 1946 में हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सही कथन का चयन कीजिए। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यह सत्याग्रह उत्तर बिहार में काश्तकारों के शोषण के खिलाफ था। एक और दो दोनों सही है, एक और दो दोनों गलत है, केवल दो सही है, केवल एक सही है। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा, देखिए, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में, अभी महात्मा गांधी के बारे में मैंने बताया, उनकी हत्या कैसे हुई थी। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह ठीक बात। यह पहला सत्याग्रह उत्तर बिहार में काश्तकारों के शोषण के खिलाफ था, यह भी ठीक बात। तो एक और दो यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा करते हैं आप सब लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1946, वर्ष 1935, वर्ष 1950, 1949। तो यहाँ दिया गया है 1935। तो 1 अप्रैल को की गई थी, आप लोग डेट भी याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे आरबीआई के बारे में थोड़ी सी यहाँ आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि प्रश्न बहुत बनते हैं। पहले जो, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पहले इसके जो अध्यक्ष थे वो थे ओसबोर्न स्मिथ, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। और इसका जो मुख्यालय था, हेडक्वार्टर, पहले कोलकाता था, उसके बाद बम्बई कर दिया गया। बातों को सुनिएगा अच्छे से। और इसमें जो है आरबीआई में पहले क्या था इसमें, कि जो इसका लोगो है, आपको लोगो भी पता होना चाहिए, रॉयल बंगाल टाइगर, और साथ ही साथ उसमें क्या नाम, पॉम ट्री, रॉयल बंगाल टाइगर और ताड़ का वृक्ष है, ताड़ का वृक्ष। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति, अध्यक्ष, मंत्रिमंडल, सर्वोच्च न्यायालय। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति, अध्यक्ष, मंत्रिमंडल, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो पावर होता है राष्ट्रपति के पास होता है भंग करने की शक्ति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित सम्मेलनों पर विचार करें। अष्टप्रधान दिया गया है एक तरफ उनके साम्राज्य दिए गए हैं।
तो अष्टप्रधान, अष्टदिग्गज, नवरत्न, स्थानीय स्वशासन। नवरत्न की जैसे भी नाम आएगा तुरंत आपको दिमाग अकबर का आना चाहिए। यहाँ हर्ष दिया गया है, हर्ष दिया गया तो ये वैसे गलत हो गया। अष्टप्रधान मराठा साम्राज्य के अंतर्गत आता है। अष्टदिग्गज जो है विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता है। स्थानीय स्वशासन चोल, स्थानीय स्वशासन चोल दिया गया है। तो इसमें आपको मिलाएंगे तो ए सही मिलान किया गया है। मराठा साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, यह भी अष्टदिग्गज, ये भी सही मिलान किया गया है। स्थानीय स्वशासन चोल, यह भी सही मिलान किया गया है। इस प्रकार आप देखेंगे आपको 1 2 3 यानी पहला दूसरा और चौथा। पहला दूसरा चौथा कहाँ पे? पहले ऑप्शन में दिया गया। तो ये आपका राइट ऑप्शन बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ चित्रों, भित्ति चित्रों की चर्चा करता है? वैसे तो ये हिस्ट्री का प्रश्न है, बट उसमें भी कला और साहित्य जो प्रश्न होते हैं वहां से उठाया गया है। केवल विष्णु धर्मोत्तर पुराण, उपरोक्त सभी, केवल शिल्पशास्त्र, केवल कश्यप शिल्पशास्त्र। इसमें जो ग्रंथ चित्रों या भित्ति चित्रों की चर्चा की गई है उसमें उपरोक्त से सभी में की गई है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आधार पर का गठन किया गया। औद्योगिक नीति संकल्प 1948, औद्योगिक नीति संकल्प 1951, औद्योगिक नीति संकल्प 1956, औद्योगिक नीति संकल्प 1977। तो क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आधार पर का गठन किया गया था। तो 1956 में किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, पुणे में युवतियों के लिए मुक्ति मिशन की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले जी ने की थी, पंडित रमाबाई जी ने की थी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने किया था, सावित्रीबाई फूले जी ने किया था। तो पुणे में पूछा है तो आपका तुरंत दिमाग जाएगा सावित्रीबाई फूले के बारे में, युवतियों के लिए या फिर ज्योतिबा फूले के बारे में जाएगा। बट आपको यहाँ इन दोनों शख्सियत पर दिमाग नहीं लगाना। तो पुणे में युवतियों के लिए मुक्ति मिशन में जो शामिल थे वो थी पंडिता रमाबाई। ऑप्शन नंबर 2 पंडिता रमाबाई यहाँ इस प्रश्न में सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में पहुंचने का अधिकार है क्योंकि वे हैं। अगर आपको तेजी से पढ़ के समझ में नहीं आ रहा तो आप धीरे धीरे पढ़िए। जैसे किसी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में पहुंचने का अधिकार है क्योंकि वे हैं अभिगम, न्यायोचित, तर्कसंगत, वहनीय। तो यहाँ पर न्यायोचित सही वर्ड होगा इसमें। यहाँ पर आपको न्यायोचित फिल करना है। न्यायोचित सही ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीपल्स प्लान की वकालत किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी, नारायण अग्रवाल, जयप्रकाश नारायण, एम.एन. रॉय। पीपल्स प्लान, तो पीपल्स प्लान की वकालत जो किए थे वो एम.एन. रॉय जी ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, भारत सरकार के किस अधिनियम के तहत अनुचित व्यापारिक व्यवहार को शामिल किया है? यह आपका अर्थशास्त्र का प्रश्न है। धन शोधन अधिनियम, एमआरटीपी, एफईएमए। अर्थशास्त्र आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको इन सब वर्ड से परिचय होता है। एफईआरए फेरा, इसको फेमा, इसको फेरा बोलते हैं। इस प्रश्न का जो राइट जवाब बनेगा एमआरटीपी बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा जी इसमें भी शामिल हो गया, यह भी आपका साइंस का प्रश्न है, इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद में गायत्री मंत्र समाहित है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इस प्रश्न का राइट जवाब है सामवेद। सामवेद संगीत, सॉरी 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 सॉरी, सामवेद में तो संगीत है। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में किया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर
2 बनेगा। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, जब कभी-कभी वो भी पूछ लेता है जैसे हाँ, ये तो बता ही दिया हूँ। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। कृषि के विकास के लिए किसानों को प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधा को के रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? ग्रामीण ऋण योग्य कोष, ग्रामीण ऋण, ग्रामीण विकास, ग्रामीण अग्रिम। तो कृषि के विकास के लिए किसानों को प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधा को ग्रामीण ऋण के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, संविधान में मौलिक अधिकारों को द्वारा शब्द दुनिया के साथ समझौता और हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा के रूप में वर्णित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, टी कृष्णाचार्य, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान में मौलिक अधिकारों को उसके बाद खाली स्थान दिया गया यहाँ पर। इसमें क्या आएगा कि द्वारा सब दुनिया के साथ समझौता और हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा के रूप में वर्णित किया गया था। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से मिट्टी के किस प्रकार में शुष्क अवधि के दौरान पौधों के निर्गुण आर्द्रता धारण करने का गुण होता है? आर्द्रता धारण करने का गुण होता है। मिट्टी के किस प्रकार में शुष्क अवधि के दौरान, तो शुष्क अवधि के दौरान आर्द्रता धारण करने का गुण काली मिट्टी में होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इंडो यूनानियों के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत कौन सा है? स्मारक, शिलालेख, सिक्के, साहित्यिक ग्रंथ। इस प्रश्न का राइट जवाब है सिक्के, क्योंकि इंडिया और यूनानियों के बीच जो होता है सिक्कों के माध्यम से व्यापार होता था, तो उसमें सिक्के जो हैं उसी से इनके प्राथमिक स्रोत हैं अध्ययन के लिए। इनके मतलब कल्चर कैसा था, रहन सहन कैसा था, वेशभूषा कैसी थी, इन सब चीज़ों को जानने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों, वायुमंडलीय उपकरण का एक उदाहरण है फुट नियम, प्रिज्मी, कंपास, ट्राइपॉड पोल, सेंटीग्रेड थर्मामीटर। तो वायुमंडलीय उपकरण का वैसे तो ये ज्योग्राफी से सेगमेंट है, क्योंकि ज्योग्राफी में एक वायुमंडल चैप्टर होता है, तो वहाँ से इस चीज़ों को लिंकअप किया गया है। तो इसमें सेंटीग्रेड थर्मामीटर जो होता है ये होता है वायुमंडलीय उपकरण का एक उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो चीज़ें आपको नहीं पता है उसको आप एक दो बार अपने दिमाग में जरूर रिकॉल कर लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ से फिर साइंस का सेगमेंट, साइंस के प्रश्न बीच बीच में रख दिए हैं, कल से आपको ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य है व्यापार प्रतिरोध को प्रोत्साहित करना, आयात को बढ़ावा देना, निःशुल्क व्यापार, बाधित व्यापार। व्यापार प्रतिरोध को प्रोत्साहित करना, निःशुल्क व्यापार, बाधित व्यापार, आयात को बढ़ावा देना। तो विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य जो है वह निःशुल्क व्यापार का उद्देश्य है, क्योंकि टैरिफ या फिर सीमा शुल्क बहुत कम ही लिए जाए, ऐसा इन लोगों का मानना रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर साइंस का आ गया, चलिए इसको कल आपको अच्छे से करवाएंगे। आप थोड़ा से आज चीज़ों को अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए। आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन की जांच करने के लिए एक निकाय है। आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म फॉर क्लाइमेट चेंज स्टडी, इंटर पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इस प्रश्न का राइट जवाब है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए, आई फॉर इंटर गवर्नमेंटल, आप याद रखेंगे, एक ही शब्द अगर आप याद रखें तब भी आपका हो जाएगा। इंटर
गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1854 का वुड का घोषणा पत्र वुड डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 1854 में आया था, सन आप रखेंगे। वुड का घोषणा पत्र कब आया था? वुड डिस्पैच लिख के आ जाता है कभी कभी पेपर में। रेलवे का प्रारंभ, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ, डाक सेवाओं का प्रारंभ, भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में ये देखिए, रिक्टर पैमाने की ऊपरी सीमा क्या है? 9, 10, उपरोक्त में कोई ऊपरी सीमा नहीं है। 8, 10, 9। तो यहाँ पे जो होता है रिक्टर पैमाने की ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को साइंस के जो सेगमेंट हैं वह लेकर हम आएंगे और अच्छे प्रश्न होंगे, क्योंकि साइंस के भी जो आपको देखेंगे 1 to 5 में लगभग 15 प्रश्न आते हैं और 6 to 8 में जो है आपके 60 प्रश्न आते हैं। और वहीं पर आप देखेंगे जो एमपीटेट वर्ग 3 जो मेन एग्जाम होने वाला है मेंस का, उसमें आप देखेंगे 30 प्रश्न पूछा जाएगा और ठीक ठाक पूछा जाएगा। इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। इन सभी बच्चों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो और हाँ, अगर बीपीएससी वाले भी बच्चे इस सेशन को देखना चाहते हैं तो अवश्य देखिए आप सभी लोग, क्योंकि बस वहाँ 5 ऑप्शंस रहते हैं और यहाँ आपको 4 ही ऑप्शन पे मैं करवा रहा हूँ और पहले मैंने 5 ऑप्शन पे करवाया भी है इन सब प्रश्नों को। तो आज के लिए आप सभी लोगों को जितना बातें बताया हूँ अच्छे से चीज़ों को समझिएगा और जो नए बच्चे हैं वो अवश्य ही चैनल से जुड़े रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।